हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर 1000 क्वेश्चन सीरीज़ JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करी थी। उसमें हमने जो कल के पार्ट पढ़े थे, जैसा कि हमारा टाइम टेबल था, हमने मैथ्स के 10 क्वेश्चंस करे और जीके जीएस यानी कि जनरल अवेयरनेस के हमने 40 क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, आज के टाइम टेबल में क्या है दोस्तों, आज के टाइम टेबल में इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस और मैथ के 10 क्वेश्चंस। आज के आपको ये 3 वीडियोस मिलेंगी, तो इनके ऊपर 20 और 10 यानी कि 50 क्वेश्चंस आज आपको टोटल मिलेंगे वीडियो में। तो अभी जो मैं लेकर आया हूँ सबसे पहले वीडियो, वो है JKSSB क्लास 4 इंग्लिश जनरल इंग्लिश सेक्शन के लिए 20 MCQs। ठीक है, तो आपको सिलेबस पता ही होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन MCQs में वो चीज़ें भी होगी जो हमने सिलेबस में पढ़ी है, जो सिलेबस पे मेंशन्ड है वो चीज़ें भी होगी। कुछ चीज़ें न्यू भी होंगी जो हमें सीखनी है। एक दो चीज़ न्यू होगी, जैसे कि मॉडल्स हो गए या क्लॉज हो गई, इनके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। इसलिए ये हमारे जनरल इंग्लिश सेक्शन के MCQs में इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम बिना देरी के अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर क्लास 4 एग्ज़ाम की दोस्तों आपका क्लास 4 एग्ज़ाम है 20 टू 28 फेब में, तो आप ये मॉक सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में पैराग्राफ्स यानी कि RCs आपके सिलेबस में मेंशन की गई हैं। इसके बेस पर आपको दोस्तों 5 से 4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। ये एक परमानेंट टॉपिक है। बस इसमें क्या है कि आपको पर्टिकुलर पैसेज का पता नहीं होगा कि कौन सा पैसेज या कौन सा पैराग्राफ आपको पूछा जाएगा, लेकिन जो क्लास 4 एग्ज़ाम का लेवल होगा ना दोस्तों, ये मेरी गारंटी है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना वो आपको विद इन पैराग्राफ ही मिल जाएंगे। इसी पैराग्राफ में ही सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बैंकिंग एग्ज़ाम के अगर PO या क्लर्क की भी कभी बात करता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं RCs में, वो वोकैब बेस पे या फिर ग्रामर बेस पे कभी कभी पूछे जाते हैं। लेकिन जब क्लास 4 एग्ज़ाम के जो दोस्तों एग्ज़ाम RCs आएंगे, ये आपको विद इन पैराग्राफ आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि RCs को हमेशा सॉल्व इनको जल्दी कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो इसमें हम लगभग 2 मिनट तो हम लगभग वेस्ट कर ही देते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये आप कैसे कीजिए कि सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए कि व्हाट आर द एजेस ऑफ 2 बॉयज़, यानी कि 2 बॉयज़ की एजेस पूछी गई है। अब आप पैराग्राफ पढ़िए, जहाँ पर भी आपको 2 बॉयज़ के बारे में मेंशन किया जाएगा या उनकी एजेस के बारे में, आप सीधे वो सेंटेंस पकड़ के ऑप्शन मार्क कीजिए। देखिए क्या लिखा है, लुक देयर इज अ मैन फिल्मिंग अ मूवी अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द बस स्टॉप, ही लॉन्जेस ऑन द हुड ऑफ ए पार्क्ड कार इन ए स्पैंडेक्स बॉडी सूट, his face is covered by a handheld camcorder, when he lowers it you see he is wearing a black sky mask, peek through the window of his camera, he is filming 2 boys 11 and 12, 11 and 12 यानी कि ये बॉयज़ की एज बताई गई है। तो देख रहे हैं आप, जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, मुझे पता चल गया कि मुझे कौन सी जो लाइन है उसको पर्टिकुलर मेंशन करना है। मुझे पता चल गया कि जो एजेस हैं वो 11 एंड 12 है। तो ऑप्शन पे जाइए आप, देखिए कहाँ पर 11 एंड 12 है, देख लिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। देख सकते हैं आप, पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे मूव करूँगा। टू विच एनिमल हैज़ द मैन बीन कंपेयर्ड इन द पैसेज, कौन से एनिमल के साथ एक आदमी को उस आदमी को कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, यानी कि आदमी को कंपेयर किया हुआ है, वो मैन हमें ढूंढना है। ठीक, तो यहाँ तक तो हमें पता है किसी भी जानवर की कोई भी एनिमल का जिक्र नहीं किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं। ईच मॉर्निंग दे स्टैंड राइट हेयर ऑन 51st एंड फर्स्ट मेन्यू अंटिल द टू, यहाँ पर अगर कहीं आपको कोई एनिमल के बारे में दिख जाए, तो स्मॉल हैंड स्कोर द विंडो नेक्स्ट ईयर नोटिस देयर अगेन एट द फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग मॉर्निंग नाउ ही हैंग्स लाइक ए मंकी। ये देखिए, Now he hangs from scarf holding like a monkey off a tree. यहाँ पर किया गया है एनिमल का जिक्र, यानी कि मैन को यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है, मंकी से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी
ऑप्शन सी मंकी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ये विद इन पैसेज निकल जाएंगे दोस्तों आंसर। तो इसी तरह बाकी जो 3 है, इसी तरह ये बाकी 3 भी निकल जाएंगे। तो अगर चलो ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ ही लेता हूँ। क्या पूछा गया कि वाई डू बॉयज स्टैंड एट द सेम प्लेस एवरी मॉर्निंग, कि बॉयज़ जो है वो सेम प्लेस में क्यों स्टैंड होते थे हर मॉर्निंग। तो मुझे तो पता था ना कि यहाँ तक तो कोई जिक्र नहीं था, यहाँ से हमारा 2 बॉयज़ का जिक्र स्टार्ट हुआ था। ईच मॉर्निंग दे स्टैंड, ये देखिए आगे लिख लिया है, ईच मॉर्निंग दे स्टैंड राइट हेयर ऑन 51st एंड फर्स्ट वेन्यू अंटिल द फर्स्ट ऑफ 2 पब्लिक बस टेक दैम टू स्कूल, तब तक जब तक उनको स्कूल बसेस स्कूल नहीं पहुँचा देती। तो क्या यहाँ पर स्कूल बस के लिए है, ये देखिए टू टेक द बस टू गो टू द स्कूल, ये देखिए ऑप्शन बी, जब तक उनको स्कूल बस स्कूल नहीं पहुंचा देती, वो बॉयज़ क्यों हर दिन सुबह एक ही प्लेस पे खड़े होते थे, क्योंकि उनको स्कूल जाना होता था अपनी स्कूल बस से। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है कि वाई डज द मैन टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द 2 बॉयज़, कि मैन जो है वो 2 बॉयज़ के फोटोग्राफ क्यों लेता है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो, मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है, तो अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो दोस्तों, आपको पता चलेगा कि इस पैराग्राफ में फ़ोटोग्राफ का कहीं पर जिक्र ही नहीं है, फ़ोटोग्राफ का कहीं पर जिक्र ही नहीं है इस पैराग्राफ में। अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो, मैं ये पर्टिकुलर पैराग्राफ की आरसी की मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ये आराम से कर सकते हैं। इस पर इतना खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको विद इन पैराग्राफ आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा बोला कि इसमें किसी भी टाइप के फोटोग्राफ की जिक्र नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, सिमिलरली आपको फिफ्थ क्वेश्चन मिल जाएगा, द फोटोग्राफ्स बॉडी सूट। हमने शुरू में ही पढ़ा, शुरू में ही हमने याद करो पढ़ा था कि फोटोग्राफ का बॉडी सूट किसका बना था। ये देखिए सेकंड लाइन देखिए, ही लॉन्जेस ऑन द हुड ऑफ ए पार्क्ड कार इन अ स्पैंडेक्स बॉडी सूट, स्पैंडेक्स बॉडी सूट। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर स्पैंडेक्स है, हाँ ऑप्शन ए में स्पैंडेक्स है, ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। ये था दोस्तों 5 क्वेश्चंस ऑफ आरसीज। ठीक है, ये तो हर कोई कर देगा, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि विद इन पैराग्राफ आंसर निकलेगा। अब जो यहाँ से मार्क्स मैटर करेंगे वो पार्ट स्टार्ट होता है ग्रामेटिकल पोर्शन। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6, चूज द कोऑर्डिनेट क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बताना है। मैं सबसे पहले आपको एक बात छोटी सी बताता हूँ। कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती क्या है। सबसे पहले आपको मैं कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बताता हूँ। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो कैसे फंक्शन करती है कि अगर आपको सिर्फ वो एक पर्टिकुलर क्लॉज दी गई हो, वो पर्टिकुलर क्लॉज ही दी गई हो, वो इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि वो अपना मतलब निकालेगी। दैट इज हैविंग इट्स ऑन मीनिंग, जिसका अपना खुद का मतलब होगा, यानी कि अगर आप उस क्लॉज को अलग कर दो ना तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस देगी, वो होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, बस अब हमें इसी सेंटेंस में वो कोऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढनी है। देखो सेंटेंस कैसे है, ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड प्लेयर दो ही इज़ आउट ऑफ द फॉर्म। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये वाली लाइन लेता हूँ, दो ही इज़ आउट ऑफ द फॉर्म, यकीनन वो बेशक वो उसकी फॉर्म नहीं है, क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस बना? दो ही इज़ आउट ऑफ द फॉर्म, ये तो एक बोलते हैं ना कि जो सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस हो, ये वो सेंटेंस बना। दो ही इज़ आउट ऑफ द फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म, अगर ऐसा होता ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म तो हम बोल सकते थे ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, लेकिन दो ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, ये तो कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन रहा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बन रहा है। वहीं पर अगर आप ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, इस लाइन को देखो तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इस लाइन को अलग भी लिख लो, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, तो ये अपना मतलब अपना एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाती है। ही इज़ ए वेरी टैलेंटेड प्लेयर, वो एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, तो ये अपनी एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। ये होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सी इसमें से वो होगी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी? ऑप्शन सी, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये है 7th क्वेश्चन, चूज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब
कोऑर्डिनेट क्लॉज होती थी क्या, जो एक ऐसी क्लॉज जो अपना मीनिंगफुल सेंटेंस इंडिपेंडेंटली बनाती थी, यानी कि खुद अपना एक इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल सेंटेंस बनाती थी। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसका उल्टा, एक वो क्लॉज जिसको अलग करने पर वो क्लॉज जो अपना मतलब अपना एक मीनिंगफुल सेंटेंस ना बनाए, वो होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ये अपना एक इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाती है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखिए, दो सेंटेंस है, इफ़ यू डोंट सिंग आई विल नॉट गो। सबसे पहले अगर आप बोलो मैं आई विल नॉट गो को अलग करता हूँ, आई विल नॉट गो। आई विल नॉट को अगर मैं ऐसे हिंदी में बोलूँ कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ दोस्तों। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर आप इफ़ यू डोंट सिंग की बात करो, इफ़ यू डोंट सिंग कि अगर तुम नहीं गाते हो, इफ़ यू डोंट सिंग अगर तुम नहीं गाते हो, तो क्या, अगर तो बोल दिया लेकिन सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कर रहा है ये। अगर मैं इफ़ यू डोंट सिंग को अलग कर दूँ, इफ़ यू डोंट सिंग कि अगर तुम नहीं गाते हो, तो ये तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ। इन्हीं इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, इफ़ यू डोंट सिंग। मुझे उम्मीद है आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज का पता चल गया होगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अलग करने पर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे देती है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अलग करने पर आपको किसी भी टाइप का मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देती, वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस देती है। इनकम्प्लीट सेंटेंस की आपको लगता है सेंटेंस में कुछ कमी है, कि सेंटेंस के आगे भी कुछ आ सकता था, कि जैसे मैंने अभी ये बात करी इफ़ यू डोंट सिंग कि अगर तुम नहीं गाते हो, अगर तुम नहीं गाते हो तो क्या, अगर तुम नहीं गाते हो तो क्या। जबकि अगर आप आई विल नॉट गो की बात करो, अगर आप आई विल नॉट गो की बात करो कि मैं नहीं जाऊँगा, ये तो कंप्लीट सेंटेंस हुआ, मैं नहीं जाऊँगा, कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन इफ़ यू डोंट सिंग इट इज़ नॉट कंप्लीट, दैट इज़ वाई इट इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल पर। तो स्कूल्स प्ले डैश इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। क्या देखते हैं हम कि आगे आने वाला जो सेंटेंस है, आगे आने वाला जो वर्ड है, इसकी साउंड कैसी है, इसकी वॉवल कॉन्सोनेंट चेक नहीं करना है, इसकी साउंड चेक करनी है। इंपॉर्टेंट, इम मतलब कि वॉवल, ई मतलब कि वॉवल, तो एन यूज होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक और नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश टॉपिक वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मुझे बात बताओ, उसने किसी टॉपिक की बात की गई है, एक टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा है वो टॉपिक हार्ड था समझने में, ठीक है। क्या ए यूज़ होगा, ए तो यूज़ ही नहीं होगा। ए टॉपिक, एक टॉपिक मुश्किल होता है। एंड तो कोई जिक्र ही नहीं, एंड तो होगा नहीं कभी टॉपिक से पहले। टॉपिक तो टी से स्टार्ट होता है, ट की साउंड देता है, तो वॉवल तो है नहीं, यानी कि ए और एंड तो नहीं लगेगा। ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा है दोस्तों, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा है कि वो टॉपिक मुश्किल था समझने में, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर यूज़ होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ आए होंगे। इतना कुछ खास डिफिकल्ट यही लेवल रहता है दोस्तों क्लास 4 एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसेस पर, ठीक है। अब टेंसेस पर क्वेश्चन आया, इसको ध्यान से समझना सब। देयर डैश पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिफोर बट द वॉकमैन वॉज इन अनदर लीग। ठीक है, मेरी बात सुनो। यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं, सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, हम सबसे पहले ए लेते हैं, हैव बीन, ठीक है। देयर डैश पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिफोर बट द वॉकमैन वॉज इन अनदर लीग। यहाँ पर बिफोर द वॉकमैन होगा, यहाँ पर बेशक उन्होंने सेंटेंस इनकम्प्लीट लिखा है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, देयर डैश पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिफोर द वॉकमैन बट द वॉकमैन वाज इन अनदर लीग। अब मेरी बात सुनिए, सेंटेंस है वॉज में, सेंटेंस है वॉज में, यानी कि सेंटेंस है पास्ट, तो हैव बीन यूज़ नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ होता है। आर यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। अब बचे दो, हैड बीन और हैड, दो बचे, हैड बीन और हैड। अगर आप यहाँ पर हैड लगाते हो, मुझे खुद बताना आप, अगर आप यहाँ पे हैड लगाते हो, क्या बोलता है रूल प्रेजेंट परफेक्ट का, कि जब भी आप हैड यूज़ करो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए।
वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अगर आप सिर्फ हैड यूज़ करोगे आगे थर्ड फॉर्म है ही नहीं, थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, तो हैड तो यूज़ होगा ही नहीं। बचा एक ऑप्शन, वो है ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर, हैड बीन। देखो हैड यूज़ हुआ प्लस V3 चाहिए मुझे आगे, V3 चाहिए ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह लगा है बीन। बीन कैसे, बी फर्स्ट फॉर्म, वॉज सेकंड फॉर्म, बीन, बी वॉज बीन, ये होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो हैड बीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज द करेक्ट मॉडल। अब मॉडल्स पर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मॉडल्स पर क्वेश्चन आए हैं। ऑल स्टूडेंट्स डैश ब्रिंग अ पैक्ड लंच टुमारो एंड इट इज़ मैंडेटरी। देखो मैंडेटरी का यूज़ किया गया है, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, जब भी अगर हम जो कोई फॉर्म ही फिल करते हैं उसमें बहुत बार मैंडेटरी शब्द यूज़ किया गया होता है। ध्यान से देखना, जब भी मैंडेटरी शब्द यूज़ किया गया होगा फॉर्म में, वहाँ पर मॉडल मस्ट यूज़ की गई होगी। तो वो क्या लिखते हैं, वो हमेशा मस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मैंडेटरी या फिर कंपल्सरी हो, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स के लिए ही बात कर रहा था अभी मैं, कि जब भी कोई डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मस्ट रिक्वायर्ड है, मस्ट का यूज़ करते हैं दोस्तों तब, जब भी मैंडेटरी या कंपल्सरी चीज़ हो, मस्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग अ पैक्ड लंच टुमारो एंड इट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन मॉडल पे पूछा गया है। व्हेन आई लिव्ड इन इटली वी डैश ऑफन ईट इन द रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू माई फ्लैट। कि जब हम इटली में रहते थे हम अक्सर जो रेस्टोरेंट मेरे घर के ही आगे था, फ्लैट के ही आगे था, वहाँ पर हम खाना खाया करते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक क्या बात कर रहा है, ये एक हैबिट की बात कर रहा था। हैबिट मतलब कि बोलते हैं ना कि कोई किसी चीज़ की आदत हो, कि हमें अक्सर वहाँ पे जाने की आदत थी, हम वहाँ पे खाना खाने जाते थे, या ऐसा कुछ, या फिर कभी थिंग्स की, यानी कि जब भी बात की जाए, टॉक अबाउट हैबिट्स या फिर थिंग्स की बात की जाए, किसी चीज़ की बात की जाए, हमेशा जो आप मॉडल यूज़ करोगे वो होगा वुड। क्या मॉडल यूज़ करोगे, वुड। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों मॉडल समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। अब ये आया है एक और आपको टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन और आया है, सुनिए अब देखिए। पीपल डैश टेरिफाइंग एक्सपीरियंस डिवेल्प एंड इम्पेयर्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। देखो सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर पीपल हमारा सब्जेक्ट है, पीपल अगर सब्जेक्ट हुआ, ये तो प्लूरल हुआ, और प्लूरल कभी भी अपने आगे हैज़ तो कभी नहीं लेगा। प्लूरल अपने आगे, प्लूरल नाउन अपने आगे हैज़ कभी नहीं लेता, वो हमेशा हैव लेता है। ये हम पढ़ चुके हैं। हैज़ तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आता है, समझ गए ना, हैज़ तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आता है, यानी कि यहाँ पर यूज़ होगा इसके पीपल के आगे तो हैव यूज़ होगा, इतना मुझे पता चल गया। तो ये हैज़ वाले दोनों के हैज़ यूज़ नहीं होगा। अब आगे बात की जा रही है पीपल डैट डिड टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, डैट डिड टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, यानी कि जिन्होंने टेरिफाइंग एक्सपीरियंस किए, काम किया नहीं। ऑप्शन डी तो यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पीपल हु हैव हैड, अब ये यूज़ कैसे किया गया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, यानी कि हैव यूज़ किया गया है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, हैड। ठीक है, पीपल हु हैव हैड टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, जिनको टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था, डिवेल्प एन अनपेयर्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, उनको एक अनपेयर्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स उनके अंदर डिवेल्प हो गया। ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ के ही आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके ये पर्टिकुलर ऑप्शन
टिक करना है। देखिए अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, वरना कुछ यहाँ पर हु हैज़ हैड यूज़ करके आए थे, लेकिन आपको मैंने बताया है कि प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल नाउन हैज़ यूज़ ही नहीं करता, हैज़ यूज़ ही सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपको टेंस के बेस पर ही पूछा गया है। देखिए, आई हैव लिव्ड इन दी हाउस डैश, ये डिटर्मिनर के बेस पर क्वेश्चन आया है, डिटर्मिनर के बेस पर क्वेश्चन आया है। आई हैव लिव्ड इन द हाउस डैश 1987। मुझे बात बताओ, जब भी आगे साल का जिक्र किया गया हो, हमने एक सिंस और फॉर का केस पढ़ा था ना। अब मैं समझाऊंगा नहीं, मैं सीधे डायरेक्ट बोलूँगा। सिंस किस लिए यूज़ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी टाइम के पॉइंट की बात की हो। और पीरियड फॉर यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बात की गई 2 साल 3 साल 4 साल से मैं कर रहा हूँ, 5 साल से, 10 महीने से, 2 दिन से, तो तब तो फॉर यूज़ होता है। लेकिन जब भी पॉइंट की बात की जाए, यानी कि कोई एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट ईयर या मॉर्निंग या इवनिंग ऐसा कुछ बताया गया हो, तब हम हमेशा ऑप्शन बी यानी कि सिंस यूज़ करते हैं। आई हैव लिव्ड इन द हाउस सिंस 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज नॉट डैश टू कंटिन्यू सिटिंग इन द क्लास एज शी वॉज क्रिएटिंग नुइसेंस बाय स्पीकिंग डैश। सबसे पहले आप देखिए, शी वॉज नॉट, आगे वर्ब आएगी, आगे तो वर्ब आएगी, इतना पता चल गया, आगे तो वर्ब आएगी। क्या ऑप्शन डी आएगा? नहीं, अलाउड वर्ब नहीं होती। ऑप्शन सी भी नहीं आता क्योंकि अलाउड वर्ब ही नहीं है। ठीक, अब बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर हम पहले अलाउड लगाते हैं, ALLOWED, शी वॉज नॉट अलाउड, उसको इजाज़त नहीं थी टू कंटिन्यू सिटिंग इन द क्लास एज शी वॉज क्रिएटिंग नुइसेंस बाय स्पीकिंग अलाउड, ALOUD। अलाउड होता है, अलाउड स्पीकिंग करना मतलब कि ज़ोर से बोलना। ठीक है, क्योंकि अब ये सेंटेंस बोल क्या रहा है कि उसको क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करी थी ज़ोर ज़ोर से बोलकर। ठीक है, तो 2 बार अलाउड तो यूज़ होगा नहीं, इधर तो अलाउड यूज़ होगा नहीं, इधर तो ALOUD ही यूज़ होगा। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द एक्शन ऑफ रनिंग अवे। यहाँ पर वाइल है, WHILE, वाइल। वाइल अ डैश इज अ स्मॉल विंगलेस जंपिंग इंसेक्ट। देखिए, ये हमें दो एक्चुअली हमें आगे जो मीनिंग दिए हैं, इन मीनिंग को पढ़ के हमें यहाँ पे वर्ड्स पुट करने हैं। ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहले अगर हम सेकंड वाले को, आसान वाले को देखते हैं, वाइल ए डैश इज अ स्मॉल विंगलेस जंपिंग इंसेक्ट। एक छोटा जो विंग, जिसके पंख नहीं होते लेकिन वो जंपिंग इंसेक्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्ली, FLE। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्ली। 4th ऑप्शन इसको थोड़ा नीचे चला गया। ठीक है, तो मैं इसको इतना ही रखता हूँ। देखिए, उसको बोलते हैं FLE। फ्ली क्या होता है? एक ऐसा इंसेक्ट, एक ऐसा छोटा इंसेक्ट जो जिसके पंख तो नहीं होते लेकिन वो जंप जरूर करता है। और दूसरा आता है रेफरिंग टू एक्शन ऑफ रनिंग अवे। ये इसका कौन सा पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है? रेफरिंग टू एक्शन ऑफ रनिंग अवे, यानी कि कोई डेंजरस सिचुएशन देके भाग जाना, डेंजरस या कुछ सिचुएशन देके वहाँ से भाग जाना, वो वर्ड यूज़ किया जाता है FLE, फ्ली। ये आपने सुना भी होगा, फ्ली। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आएगा FLE और ऑप्शन बी में आएगा FLEA। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन रहेगा बी, ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी भी नहीं, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। पहले FLE फ्ली, फ्ली, और बाद में FLEA फ्ली। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कोई इसमें ज़्यादा इतनी कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपने। बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स पर मीनिंग पूछे गए हैं। अब पूछा गया है सिनोनियम इंचेंटिंग का। इंचेंट आपने सुना होगा, इंचेंटिंग वर्ड आपने कई बार सुना होगा। इंचेंटिंग दोस्तों क्या होता है? इंचेंटिंग अगर आप मैं बात करूं कि जो चीज़ आपको सुनने पर बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगे या चार्मिंग लगे, वो होता है इंचेंटिंग। इंचेंटिंग साउंड्स होते हैं ना, इंचेंटिंग जो बहुत ही आपको सुनकर ही आपको बहुत ही अच्छा लगता है, वो होती है इंचेंट्स। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं भजन की अगर हम बात करें, वो होते हैं इंचेंट साउंड, जो सुनकर ही दिल को तसल्ली टाइप मिलती है।
इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा होगा जो बिल्कुल इससे मेल खाता होगा? सिनोनिम पूछना है। बोरिंग कभी नहीं होगा, डल कभी नहीं होगा, अनइमेजिनेटेड नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फैस्किनेटिंग। फैस्किनेटिंग का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, जो चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। तो देखा आपने कि कैसे ऑप्शंस के थ्रू ही जो आपको क्लास 4 लेवल में पूछे जाएंगे, आप ऑप्शंस के थ्रू ही उनको नेगलेक्ट कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब है चूज द सिनोनिम ऑफ इम्प्रेसिव। सुना होगा इम्प्रेसिव, ठीक है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा। इम्प्रेसिव का मतलब होता है कि एक टाइप की जो चीज़ आपको पसंद आ जाए, जिस चीज़ से आप इम्प्रेस हो जाओ, यानी कि किसी चीज़ को एडमायर करना। जैसे कोई अपनी स्किल ही दिखाता है, कि कोई अपना टैलेंट दिखाता है, स्किल्स दिखाता है, तो उस स्किल से या टैलेंट से एडमायर होना, उसको बोला जाता है इम्प्रेसिव। ठीक है, अब हमें इसका सिनोनिम ढूंढना है। देखिए, देखकर ही आपको पता चल रहा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मैग्निफिसेंट। क्योंकि मैग्निफिसेंट वर्ड ही होता है एक टाइप का इम्प्रेसिव का सिनोनियम ही होता है। मैग्निफिसेंट हम यूज़ करते हैं कितना, मैग्निफिसेंट जब हमें कोई परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तब हम यूज़ करते हैं मैग्निफिसेंट। तो यही है ऑप्शन इम्प्रेसिव का राइट आंसर। ठीक है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी पोर तो कभी हो नहीं सकता। अब क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, चूज द एंटोनियम ऑफ जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी। ठीक है, जॉय का मतलब पता होना चाहिए, खुशी, हैप्पीनेस बोलते हैं, हैप्पीनेस। ठीक है, उससे भी एंटोनियम चूज करना है। एंटोनियम मतलब कि उल्टा। पीस नहीं होगा, पीस तो होती है शांति। ठीक है, पीस नहीं होगा। डिलाइट भी होती है, खुशी नहीं होगा। प्लेजर भी होता है, आनंद नहीं होगा। ऑप्शन ए एनॉयंस, ये होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए का मतलब क्या होता है? फीलिंग डिस्टर्ब्ड, कि किसी चीज़ से बड़ा डिस्टर्ब होना, खुंदक खाना बोलते हैं ना, खुंदक खाना, वो होता है एनॉयंस। तो एनॉयंस होगा एंटोनियम ऑफ जॉय। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है स्पेलिंग मिस्टेक पर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक पर ये पूछा गया है। आपको पर्टिकुलर स्पेलिंग पढ़ने हैं और फिर उनका देखना है कि वो स्पेलिंग ठीक है कि गलत। सबसे पहले देखते हैं र्यूमिनेट। र्यूमिनेट का पहले मैं आपको मतलब बता दूं। र्यूमिनेट का मतलब होता है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं ना, बहुत ही डीपली सोचते हैं, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, या थिंक डीपली अबाउट समथिंग, उसको बोलते हैं र्यूमिनेट। तो इसका स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, RUMINATE, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड बिल्कुल सही है। सी देखते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के आपको थोड़े गलत लग रहे होंगे। और डी तो बिल्कुल ठीक है, अनदर इसके ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी रॉन्ग हुआ, क्योंकि प्रोटेक्शन के स्पेलिंग होते हैं PROTECTION, प्रोटेक्शन। ये होते हैं इसके राइट आंसर, ये होते हैं इसके राइट स्पेलिंग, ना कि PROTECSION। ये नहीं होता है, मैंने आपको बताया कौन से सही होते हैं। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ये थे दोस्तों इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन भी था और RC भी थे। तो चाहे इंग्लिश 20 नंबर्स की है ना दोस्तों, आप उसमें से 4 से 5 नंबर अपने कंफर्म ही रखिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपको RC यानी कि पैराग्राफ पूछा ही जाएगा। पैराग्राफ तो आपको आएगा ही आएगा। तो आपको ये मैं पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे अपलोड कर दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। ठीक है, तो 4 से 5 नंबर को आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बनाने हैं अपने रेस्ट 15 मार्क्स, जो आप ग्रामर पोर्शन पढ़ के ही कर सकते हैं। इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं है दोस्तों इंग्लिश का कि बिल्कुल ही हाई, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब आपको इंग्लिश मुश्किल लगेगी। नहीं तो बिल्कुल ही देखिए, कुछ आपको मुझे लगता नहीं कितना वो वर्ड्स पूछे जाते हैं जो मैक्सिमम लोगों को पता होते हैं, इंप्रेसिव, जॉय, इंचेंटिंग। ठीक है, तो इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम जो रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आएंगे और मैथ की वीडियो के 10 क्वेश्चंस भी आपको आज मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से बता दूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है क्लास 4 एग्जाम के लिए 1000 क्वेश्चन सीरीज़, 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग की वीडियो के साथ।